वो उस एरिया तक ही हमारी दृष्टि रहे। तो हमें जब दिखेगा कम तो उसके विचार भी कम होना शुरू होंगे। कि इंद्रियों का अपनी तरफ गमन करना, जैसे मां गंगा गोमुख से निकली और चलती गई गंगा सागर में विलीन हो गई। तो ये तो हो गई बहिर्मुखता। उसमें मां गंगा का प्रत्याहार क्या होगा कि जब गंगा गोमुख से निकल के चलती चलती जाकर गंगा सागर में विलीन हो जाती है और फिर वहां गंगा सागर से वापस जो गोमुख पहुंचती है, तो वहां जो पानी है उस पे धूप पड़ी तो उसकी भाप बनी, भाप से बादल बने, बादल से हवाएं चली, हवाएं बादलों को आगे ले गई और वहां जाके गोमुख पे बारिश हुई। बारिश से फिर पानी हुआ, पानी कुछ का बर्फ जम गया, कुछ पानी बह गया और कभी बर्फ पिघली और वो वापस आई। तो जो गोमुख तक वापस पहुंच जाना जो मार्ग है वो प्रत्याहार हुआ। तो उसी तरह से हमें अपनी इंद्रियों के बारे में भी सोचना कि जो बाहर की तरफ जा रही है अब उन्हें वापस अंदर मोड़ना है। तो जब अंदर मोड़ना है तो आंख की दृष्टि में आंख अपना कम से कम खर्चा करें, तो दृष्टि अपनी इतनी ही रखें। और जो हमारे फिर विचार, जो कामनाएं पैदा होती है कि पहला होगा कि जब दृष्टि पड़ेगी, अगर दृष्टि ही नहीं पड़ेगी तो उसकी अंतर्मुखता बनेगी। तो उसे आप रिप्रेशन एक अलग बात है, उससे ना लें कि मैं खूब देखूंगा तो उतना थक जाऊंगा कि फिर देखने की इच्छा नहीं रहेगी। तो वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप कर सकते हैं कुछ समय, लेकिन उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप खूब देखते रहें और देख के थकेंगे तभी कहेंगे अब मेरी इच्छा नहीं है। वो एक तरीका है करने का। और दूसरा कि आप अपना अनुगमन कर लें। तो जैसे कहीं कामना जागती है तो कैसे कि पहला होगा कि उस पर दृष्टि पड़ेगी। जब दृष्टि पड़ गई तो उसके बाद उस दृष्टि में हमारे प्रति क्या आकर्षण पॉइंट्स हैं। तो उन मेल फीमेल में जनरली यही होता है कि उनको जो आकर्षित करता है वहां दृष्टि फिर उस पॉइंट पे मूव होगी। वहां जब पड़ गई उसके बाद जब आई कांटेक्ट होता है तो फिर दृष्टि गहरा जाती है। तो यहां तक दृष्टि का काम। फिर उसके बाद आएगा कि जब वो देख लिया और उसमें कुछ हमें आकर्षण नजर आया, तो उसके बाद होगा कि उसके बाद हम चाहेंगे उसका स्पर्श कैसा है। तो अगर वो छूने की इच्छा हो, और अगर वाणी सुनेंगे तो वाणी किस तरह की है, तो उसमें फिर इंद्रियां जागेगी। तो अगर हम ये देखना ही कम कर दें कि देख भी लो तो आई कांटेक्ट मत करना, आई कांटेक्ट भी हो गया तो छूना मत, और छू भी लिया तो होश रखना कि और कामना नहीं जागे। तो ये बात हुई जैसे आंख के संदर्भ में। अभी जो आंखें सबसे ज्यादा हमारी खराब हो रही है वो है अधिकांश लोगों की मोबाइल स्क्रीन के द्वारा। तो हमें इंद्रियों का अनुगमन करना है तो वहां भी बचें। तो उसमें एक बड़ा नुकसान होता है ब्लू लाइट से। तो उस ब्लू लाइट को आप कट कर दें। तो उसके लिए ब्लू लाइट ये फिल्टर्स आते हैं मोबाइल ऐप में, वो डाल सकते हैं। और जितनी आंख से देखने की जरूरत हो उतनी ऑप्टिमम रहे, बहुत ज्यादा लाइट ना रहे। तो ये बात हुई अपनी आंख के बारे में। अब आते हैं मुंह के बारे में। तो हमारी जो जीभ है ये हमें स्वाद देती है।
अब इस स्वाद से जीवन में कैसे उठें? क्योंकि भोजन के पकवान बड़े अच्छे लगते हैं, पराठे बड़े प्रीतिकर लगते हैं, अगर वही रोटी दे दी जाए सूखी तो मजा ही नहीं आया। अब उससे उठे कैसे? तो एक तरीका है, भोजन को खूब चबाएं। तो चबाते 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 एकदम लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड हो जाएगा तो वो मीठा सा लगने लग जाता है। तो हम जो इसमें प्रयोग करते थे कि रोटी और सब्जी को अलग अलग खाते हैं। तो सूखी रोटी कैसे खा लें? शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन प्रयोग करके देखें, उसको चबाते जाएंगे रोटी को, तो वो बाद में मीठी लगना शुरू हो जाती है और बड़े आराम से अंदर चली जाती है। तो ये जब करेंगे तो एक तो होश बढ़ जाएगा, धीरे धीरे कर रहे हैं, उसमें होश पूर्वक कर रहे हैं, तो फिर आखिर में ये सारे स्वाद एक जैसे ही हो जाते हैं। जैसे वो रोटी खा रहे हैं वैसे ही वो घोल हो जाता है और सबका स्वाद एक जैसा आने लग जाते हैं। तो विद साहब कभी आपको डिटेल में समझाएंगे कि ये हमारे यहाँ 6 जो ग्लैंड्स होते हैं वो रस छोड़ते हैं और उससे हमारा टेस्ट डेवलप होता है। तो हमारी जो ये तो हुई इंद्रियां, इंद्रियों के पीछे इंद्रियां जुड़ी हुई है अपनी तन मात्रा से, और तन मात्रा जुड़ी हुई है अपने माइंड से। तो ये तीनों का जब संगम होता है तभी वो काम हो पाता है। तो ये प्रयोग करके देखें कि हम भोजन को चबाते रहें और वो मीठा लगने शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत यही हो जाएगी कि हम इसको होश पूर्वक चबाते रहें और धीरे धीरे फिर टेस्ट कोई सा ही हो, सब चलता है और स्वादिष्ट भोजन का ज्यादा मन नहीं करेगा। जहां भी भोजन स्वादिष्ट बन रहा है, मतलब एक तो इंद्रियों की प्रैक्टिस बढ़ रही है, जितनी वो प्रैक्टिस बढ़ेगी उतनी ही हमारी इच्छाएं बढ़ेगी। तो फिर हम जो भगवान कह रहे हैं उसके विरुद्ध जाएंगे। कछुए की तरह हम अपने आप को अंदर नहीं सिकोड़ेंगे, हम बाहर फैला रहे हैं अपने पांव, तो फिर इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहेगी। तो पहले हमने आंख की बात की, फिर मुंह की बात की, जीभ की बात हुई। इसमें हाँ, एक और प्रयोग अगर आप साधक के रूप में करना चाहें, वो काफी सहायक रहा था हमें। नागा ट्रेडिशन में हमारे एक क्रिया होती है, उसमें बिना चबाए भोजन करते हैं। तो दांत का प्रयोग नहीं करना होता है और उसका मकसद होता है हिंसा कम करना। तो जैसे हम ये दांत से चबाते हैं, उससे हिंसा जो होती है वो अगर चबाएंगे नहीं तो एक अंदर हमारे परिवर्तन आ जाता है, जब वो इतने दिन तक दांत जब तक नहीं लगेगा। तो हिंसक जानवर भी जैसे ये जो दांत से जो दबाता है, उससे वो हिंसा उसके अंदर पैदा होती है। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप कुछ समय तक जैसे लिक्विड डाइट कर लें और उसके साथ ये प्रयोग करें तो बड़ा सहायक होगा उससे उठने में, हिंसा की प्रवृत्ति से उठने में। तो फिर आंख की बात हो गई, दूसरी मुंह की, जीभ की बात हो गई। तीसरा चलते हैं हम कान के ऊपर। तो ये जो हमारी सुनने की इंद्रियां हैं, उनमें कोई हमें पसंद होता है स्वर, कोई पसंद नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका हेल्थ एस्पेक्ट वो जितना सही हो अच्छा रहेगा। दूसरा, आप जो ये हमारी अंदर की ध्वनि है जो नाद सुनाई देती है, जैसे आप उंगलियां डाल लें यहाँ, ये डाल के देखेंगे तो वो झिरमिर शुरू हो जाती है। तो उसमें हम ये वाली उंगली का प्रयोग करते हैं और इस तरह से रहते हैं। अब ज़्यादा समय बाद जब हाथ दर्द करने लग जाता है तो उसमें आप ईयर प्लग भी डाल सकते हैं ताकि बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं दे।
आजकल ये नॉइज कैंसिलेशन डिवाइसेस भी आते हैं, तो कान ज़्यादा नहीं दबे तो उसमें फिर वो कुछ ब्रांडेड कंपनीज बनाते हैं, वो काफ़ी महंगा होता है। उससे एक सस्ता तरीका वो है कि एक अच्छे से डिवाइस आते हैं, बस वो कान को जोर से दबा देंगे और बाहर का आपको सुनाई नहीं देगा। वो सुनाई नहीं देगा तो अंतर्मुखता बनेगी और ध्यान गहरा जाएगा। तो उसी आवाज को सुनते रहे। तो ईयर प्लग से थोड़ा काम होगा, उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी का एक जो हम साधना करते हैं इसी इंद्री को गहराने के लिए, वो कि एक गहरा खड्डा खोद लेते हैं कि 7 फीट या 11 फीट, वो डिपेंड करता है कहाँ कितने में सुनाई दे देता है। तो उसमें जब बैठ के साधना करते हैं तो एक इंद्री के हिसाब से वो एक गहरा सन्नाटा छा जाता है वहाँ। तो एक अकेलापन भी हमारा बढ़ जाता है, नॉट द लोनलीनेस बट द अलोननेस। तो गहरापन उसमें हमारे बढ़ जाएगा, एकांत उसमें बढ़ जाएगा और वो एक गहरा सन्नाटा सुनाई देना वहाँ शुरू हो जाएगा। तो ये जो खड्डा खोद के जो साधना की जाती थी उसका ये एक कारण था। उसके और भी कारण हैं कि जनरली साधक नॉर्मल जहाँ अवस्था बैठता है तो जितना ऊंचाई पे जाएगा तो ग्रेविटी कटेगी, और जितना वो नीचे जाएगा ग्रेविटी बढ़ेगी, लेकिन दोनों ही जगह उसको स्थितियों को जीतना है। तो उसको जीतने के लिए साधक को ये खड्डे का प्रयोग या ऊंचाई का प्रयोग। अब आजकल ऐसी फैसिलिटीज बन गई है, आप घर में भी एक वो डिवाइस लग जाएगा, साउंड प्रूफ और एयर प्रूफ रूम बन जाएगा। उसमें अगर आप हिमालय की 17,000 फीट हाइट चाहें, वो बस बटन दबाना है, वो उसका क्लाइमेट कंडीशन हो जाएगा। उसमें आप अगर 17,000 फीट में दौड़ना चाहें तो वहीं आप अपना वो मशीन रख सकते हैं, उस पर दौड़ सकते हैं। तो एथलीट जो हैं, अब वो हिमालय तो जा नहीं सकते या उस हाइट की पहाड़ियों पर तो जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ उनको दूसरी जिम वगैरह और जो ट्रेनिंग की फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगी। तो वो ये करते हैं कि हिमालय को वहीं क्रिएट कर लेते हैं आर्टिफिशियली, और उसके बड़े लाभ हैं कि जैसे लंग कैपेसिटी बढ़ानी हो तो उससे बढ़ जाती है, ग्रेविटी कट करनी है तो वो ग्रेविटी कट हो जाती है, और आप वही महसूस करोगे जैसा 17,000 फीट हिमालय में महसूस कर रहे हो। हाँ, वो मत एक्सपेक्ट करना है कि वो देवीय शक्तियाँ वो सब वहाँ आ जाएगी, बट फिजिकल पर्सपेक्टिव से वो सब होने लग जाएगा। तो अपनी जो सुनने की इंद्रियां हैं उनकी अंतर्मुखता के लिए ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब इसके बाद आ गया हमारा जो सूंघने की इंद्री नाक। तो उसमें भी हमें कुछ गंध प्रीतिकर लगती है, कुछ अप्रीतिकर लगती है। तो इसमें हम अगर होश जो साक्षी भाव से जो कुछ भी हो रहा हो वो देखते रहें तो उससे ऊपर उठने में काफी मदद मिलती है। तो ये हमारा जो आगे का पोर्शन है नाक का, इस पोर्शन पे ध्यान रखें कि यहीं से श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। जब अंदर जा रही है तो हल्की सी ठंडी है, और जब बाहर आ रही है तो हल्की सी गर्म है। तो ये जो श्वास का आना और जाना, इसको देखना, ये एक तरीका है इस इंद्री के और भीतर अंदर जाने का। इसमें ध्यान इस पोर्शन पे भी रखा जाता है, ये भी एक प्रयोग है। कुछ यहाँ भी रखते हैं, वो भी प्रयोग है। और इसी के साथ हम श्वास को, जैसे श्वास अंदर गई तो उसके साथ हम उसको देखते रहे, जब वो नीचे आई तो उसके बिल्कुल साथ रहे और देखते रहे, वो जब नीचे आई तो भी देखते रहे, और जब पूरी वो नीचे चली जाए और ऊपर आए उसके बीच में एक गैप होगा, तो उस गैप को भी देखते रहे। और जब वो पूरी नीचे गई और ऊपर आ गई तो उसके बाद भी हम उसके आगे पीछे ना रहें, उसी के साथ रहते 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 बिल्कुल बाहर आ जाए। तो ये श्वास के साथ रहना
भी एक तरीका है। एक ये कि हम पूरी श्वास के साथ नहीं रहना चाहते हैं, सिर्फ ये डेथ पॉइंट्स जो है उन पे ध्यान दें। तो जब हमने श्वास यहाँ से शुरू की अंदर, जो हमारा हुआ पूरक, और पूरक जब पूरा अंदर पहुंच गया, कि पूरक मतलब जो श्वास है वो पूरी अंदर पहुंच गई, और जब रेचक शुरू होता है, मतलब श्वास बाहर आना शुरू होती है, उसके बीच में एक गैप है। अभी आप करके देखें, इसे श्वास अंदर लें और उसी को नोटिस करें कि हाँ, जब वो पूरी नीचे पहुंच गई और एकदम ऊपर आ रही है, वहां एक गैप महसूस होगा। उस गैप को ही हम डेथ पॉइंट कहते हैं। तो जब हमारी आखिरी श्वास जाती है तो उसी का भान होता है, और इस समय अगर हम जागरूक रह जाते हैं तो वो हमारे अगले जन्म के लिए बहुत सहायक होता है। या इतने जागरूक रह गए कि कोई इच्छा ही नहीं रही तो जन्म मरण से छुटकारा भी हो जाता है। तो एक डेथ पॉइंट आएगा जब हमने श्वास पूरी अंदर ली और ऊपर आई, उससे पहले। तो जब वो पूरी अंदर गई और ऊपर आने के बीच। दूसरा डेथ पॉइंट होगा जब श्वास पूरी बाहर निकल चुकी है और फिर जब वापस अंदर लेते हैं, उससे पहले। तो ये डेथ पॉइंट को देखना, ये एक हमारी इंद्रियों को, जो नाक वाली इंद्रिय है, उसको अंतर्मुखता बढ़ाने में सहायक होगा। इस तरह से और भी तरीके हैं। तो हमने चर्चा कर ली है नाक के बारे में, जीभ के बारे में, मुंह के बारे में, और कान के बारे में, और फिर कर ली नाक के बारे में। अब रहता है त्वचा। तो त्वचा में अभी जैसे एक तो होता है कि हम अभी इसको आप बिल्कुल धीरे से अपने हाथ को छुएं, बहुत ही धीरे से, बिल्कुल, और धीरे करें, जैसे इसका 10 गुना धीरे कर दें। जैसे हटाएं हाथों को आपस में, ग्लव्स निकाल लें और इसको बहुत धीरे से छू कर देखें। जैसे एक उंगली है तो एकदम नहीं, एक जैसे टच हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई, फिर पांचवी हुई। इस तरह से एक आप इसको फिर धीरे धीरे से घुमाएं, बहुत ही धीरे से। जैसे छू गई तो और उसको तेजी से ना घुमाएं, बहुत ही धीरे धीरे घुमाएं। आंखें बंद करके फिर घुमाएं। बहुत ही धीरे धीरे इतना धीरे कि आप मूव नहीं कर रहे हैं, वो सब अपने आप ही हो गई। अब आप इसमें नोटिस करें, जनरली हम पता ही नहीं रहते हैं कि कुछ है स्पर्श। तो यही स्पर्श आप किसी और से करेंगे तो उन्हें अच्छा महसूस होगा। और ये ऐसे करेंगे कि हे बड़ी व्हाट्सएप, और जोर से उस पर तो उसमें उतना होश नहीं रहेगा। और इस तरह से आप जब स्पर्श करेंगे तो उसमें प्रेम का एहसास होगा।
तो ये स्पर्श को भी हम हमारी इंद्रियों को आदत हो जाती है, ये भी हमारी एक इच्छा हो जाती है। तो अब इन इच्छाओं से ऊपर कैसे उठें, इनकी कुछ बातें आपने की। इनको तो ये तो हो गई इंद्रियां, और फिर भगवान बात करते हैं इंद्रिय विषयों पर। तो इंद्रियों के विषय कौन से हुए? मोटा मोटा अगर उनको डिवाइड करें तो काम, कामना, कंचन। एक बार एक राजा होते हैं, तो वो अपने प्रधानमंत्री के साथ समुद्र के किनारे पे खड़े होते हैं और वो दोनों जहाज़ों की तरफ देखते रहते हैं। तो उसमें जहाज इधर आ रहे थे, जा रहे थे। तो राजा ने पूछा कि तुम इन जहाज़ों में क्या देखते हो अपने प्रधानमंत्री से? तो प्रधानमंत्री ने बताया कि ये इस चीज़ का जहाज है, ये उस चीज़ का जहाज है, और इस टिपिकली हमारे यहाँ इस तरह का आयात निर्यात होता है। फिर राजा ने कहा कि मैं इनमें मोटी मोटी 3 चीजें देख रहा हूं, काम, कामना, कंचन। तो हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें अगर मोटे मोटे में डिवाइड करें तो मनी, सेक्स, एम्बिशंस, इनमें वो उनका सार आ जाएगा। तो और सब जो होगी वो इनके इर्द गिर्द उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी इन विषयों में इच्छा रहेगी। तो मनी, सेक्स, एम्बिशंस। अब इन विषयों के लिए हम क्या चिंतन करें और कैसे इनसे निजात पाएं? तो उसके लिए हम कुछ तो प्रेरणा ले सकते हैं कि जिन्होंने खूब पैसा बना लिया उनकी सिचुएशन देख लें, या हमने खुद ने बना लिया तो हम अपनी भी देख लेंगे जितना बना लिया वो पर्याप्त है या नहीं, या उसकी क्या लिमिट हो सकती है। तो इन विषयों पे हम अगर लगातार चिंतन करते रहें तो वो हमें सहायक होंगे। तो एक विषय आता है कि अगर हम कहें एम्बिशंस का मामला, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट एक बहुत बड़ा नाम है एम्बिशंस के मामले, कि पूरे विश्व को जितना उसको पता था कि ये विश्व है जीत लिया, और जीत कर भी वो कहता है कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। उसकी एक पुस्तक है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की आत्मकथा है, अभी मैं उसका नाम भूल गया, मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। तो उसमें ये बाकायदा व्याख्यान है, और फिर अगर उनके जीवन के बारे में कि वो जीतने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट है या अलेक्जेंडर द मास मर्डरर कहना चाहिए, कि अपने एक ईगो को पुष्ट करने के लिए, अपनी एक इच्छा की तृप्ति के लिए उसने हजारों लाखों लोगों को जिंदा जला दिया, मार दिया, उसमें बच्चे भी, महिलाएं भी, गांव के गांव फूंक दिए। और फिर भी हम हमारी स्थिति इतनी दयनीय है कि हम फिर भी उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, अलेक्जेंडर द मास मर्डरर कहने में भी संकोच करते हैं। तो एक उसकी अभिलाषा को पूरी करने के लिए पूरे वर्ल्ड को वो सहन करना पड़े। तो ऐसी इच्छा पूरी भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो हमें ये चिंतन की आवश्यकता है कि बेसिक इंसान की जरूरत क्या है, और उस लेवल से वो कैसे अपने आप को, अपने विषयों को कछुआ जैसे अपने अंदर सिकोड़ता है, वैसे उन इंद्रियों को सिकोड़ ले। तो ये हमें चिंतन की आवश्यकता है कि जितना पैसा हमारे पास में है वो पर्याप्त है,
और हम इधर उधर से ध्यान हटाकर अपनी साधना में, अपने ऊपर, अपनी अंतरात्मा में लगा दें, क्या ये वर्थ है? ये एक चिंतन का विषय है। अगर कोई विश्व विजेता बन भी जाए, कोई ट्रम्प बन भी जाए, तो क्या वो खुश है? अगर कोई ट्रम्प बन जाए, जैसे कोई मोदी बन जाए, तो भी फिर लगेगा कि ट्रम्प मेरे से ऊपर है। तो हम जिस स्टेट में बैठे हैं, तो वहाँ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो अचीव कर लिया, उनको रहती है कि कब प्रधानमंत्री बन जाए। प्रधानमंत्री भी बन जाए तो फिर कि वहाँ का प्रधानमंत्री का यश ज़्यादा है, तो उससे ऊपर निकलना है। अगर वो भी बन गए, कि उससे भी ऊपर निकल गए, तो भी वो सोचेंगे कि ये जो एक्टर्स हैं, इनकी ज़्यादा मौज हो रही है, इनके जितने सुंदर हम नहीं हैं। तो आप विश्व विजेता भी बन जाओ तो उतने सुंदर नहीं हो सकते, और सुंदर भी हो गए तो बिल गेट्स जितना पैसा नहीं हो सकता, और बिल गेट्स की शायद दूसरी प्रॉब्लम होगी, वो उतना सुंदर नहीं रहेंगे। तो सभी क्षेत्र में कोई भी नंबर 1 नहीं हो सकता, और जो नंबर 1 हो गए तो उनकी भी दशा देख लेंगे। तो ये चिंतन में हमारे सहायक हो सकते हैं कि जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य मतलब एक सचेतन लक्ष्य क्या है। एक बार जी कैपिटल के जो सीईओ थे जैक वेल्च, उनको कहीं कहते हुए सुना था कि I think if we want America to be number 1 enterprise, we should forget about all this green economy and all that. अब ये नंबर 1 एंटरप्राइज बड़े सुंदर आकर्षित शब्द लगते हैं हमारे यूथ को आजकल, लेकिन उनके पीछे देखिए वो कैसा जहर दे रहे हैं कि ये ग्रीन इकोनॉमी वगैरह को सबको भूल जाओ, मतलब खूब प्रदूषण करो, खूब वेस्टेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर मामला होना चाहिए। 1 नंबर भी अमेरिका हो गए, लेकिन फिर भी करीब करीब सभी स्ट्रेस्ड हैं। कोई स्ट्रेस की मैं रिपोर्ट देख रहा था तो वो बहुत ही भयानक थी, शायद 75% के आसपास, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, बट 75% के आसपास पॉपुलेशन स्ट्रेस्ड है, और जो कि 1 नंबर और कंट्री है वर्ल्ड में। तो ये हमें चिंतन में मदद कर सकते हैं। तो मोटे मोटे अगर आप ये पकड़ लें, काम, कामना, कंचन, और उसमें भी पकड़ लें कि आपका सबसे अटेंशन कहाँ जाता है। एक चीज जो इच्छाओं से उठने में, इच्छाएं क्यों हैं कि हम में अविद्या है। तो अविद्या को समझने में तो टाइम लगता है, लेकिन अगर हम अपने अहंकार पे काम करना शुरू कर दें तो फिर और चीजें गौण हो जाती है। कि कोई कहाँ बैठा है, कि ऊपर बैठा है कि नीचे बैठा है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, कौन से नंबर की सीट मिलेगी, या कोई मिले तो नमस्ते हम करें कि वो करें, या किसी ने क्या पहन रखा है, किसी के पास कौन सी गाड़ी है, किसी का कैसा बंगला है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था, उनका बहुत ही अच्छा एक मार्बल का बंगला उन्होंने बनाया। तो मैं जब उनके पास जाता हूं तो वो बंगले की चर्चाएं बहुत करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि वो उनके पड़ोसी जो हैं, उन्होंने उनसे अच्छा बना दिया। तो कोई पड़ोसी ये नहीं सोचते हैं कि मेरी आवश्यकता कितनी है, मेरे पड़ोसी के पास क्या है उससे बेटर होना चाहिए। अब उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत नहीं, काफी अच्छा बना दिया उससे भी। अब वो सिटी में नंबर 2 हो गए। अब उनका मतलब बंगले की कभी बात ही नहीं करे वो। तो ये जो मनोदशा है ये हमारे लिए ठीक नहीं है।
हमारी आवश्यकता क्या है, उस हिसाब से हमारी वर्किंग होनी चाहिए, ना कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है या दूसरे क्या कर रहे हैं। तो अब समय 15 मिनट ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं। सांख्य योग पर हम कल चर्चा करेंगे और उसके बाद हम कर्म योग पर प्रवेश करेंगे। वो चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। और शाम को 5 से 7 फुल मून मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड पीस, ये कार्यक्रम में भाग लेंगे।